नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। खास परिचर्चा लेकर के आज उस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं जो देश का सबसे गर्म मुद्दा है। देश के सबसे ज्यादा गर्म मुद्दे में इस समय शामिल है CAA। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है, लेकिन अब जैसे ही कानून लागू हुआ है उसके बाद उसके विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। और वो स्वर क्यों मुखर हो रहे हैं, कुछ विशेष राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं, और खासकर से उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जबकि वे नागरिक, उन 3 देशों के वे विस्थापित नागरिक, वो शरणार्थी नागरिक देश के सभी राज्यों में हैं और सभी राज्यों के उन नागरिकों को नागरिकता मिल जाएगी। फिर वो कुछ राज्य, उंगलियों पर गिने जाने वाले राज्यों में ही विरोध क्यों हो रहा है, वहां विरोध के स्वर मुखर क्यों हो रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव है, देश चुनाव के मुहाने पर है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीत मोदी सरकार ने यदि CAA लागू किया है तो उन राज्यों के नेताओं को, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विपक्षी पार्टियों को आपत्ति किन बातों पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये कानून देश के लिए ठीक नहीं है, क्या देश के उन नागरिकों के लिए ठीक नहीं है जो उन 3 देशों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थी हैं, क्या उनके लिए वो मुफीद नहीं है कानून, उससे उनको फायदा नहीं मिलने वाला है। तमाम सवाल हैं, सवाल के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान है, परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल मूलचंदानी जी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अनवर खान जी। अनवर खान जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका भी स्वागत है देश न्यूज में। और अधिवक्ता हैं श्री कृष्ण धोसला जी। धोसला जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक RK शुक्ला जी हमारे साथ हैं। RK शुक्ला जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी हमारे साथ हैं। दिनेश निगम जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। केरल में विरोध हो रहा है CAA का, पश्चिम बंगाल में रैली निकाली जा रही है, असम में पुतले जलाए जा रहे हैं। यदि ये तमाम स्थितियां हैं, जब कहा जा रहा है कि CAA देश के लिए ठीक नहीं है, इसकी नीति स्पष्ट नहीं है, इसके निर्देश स्पष्ट नहीं है, तो क्या कानून लागू होने से पहले इस पर और शोध की आवश्यकता थी, संशोधन की आवश्यकता थी, या फिर ये विरोध केवल इसलिए है कि हमारी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी से अलग है इसलिए हमें विरोध करना है, या फिर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, तुष्टीकरण के लिए विरोध किया जा रहा है? देखिए, विरोध स्पष्ट पूरे भारत के मतदाताओं को मालूम है, तुष्टीकरण की राजनीति है। जो लोग इस कानून से प्रभावित हैं, जिन लोगों को हम नागरिकता देना चाहते हैं, उनके परिवारों में उत्सव का माहौल है। मैं हजारों परिवारों को जानता हूं जो पाकिस्तान से भारत में आए, सालों से व्यापार कर रहे हैं, पर उनके पास नागरिकता नहीं थी जी। आज, क्योंकि मैं भी सिंधी समुदाय से आता हूं और सिंधी समुदाय के लोग वहां बहुत पीड़ित थे, कई सिख पीड़ित थे। आज मैं देख रहा था कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दंगे हो जाएंगे, खून खराबे हो जाएंगे, बलात्कार बढ़ जाएंगे। जी, केजरीवाल जी को शर्म नहीं आ रही? जिन सिखों से तुम मत मांगते हो, पंजाब में तुम्हारी सरकार है, दिल्ली में तुम्हारी सरकार है, लोगों में भय और डर पैदा करना चाह रहे हो। क्या वहां से लोग यहां पर अपना परिवार पालने के लिए आए हैं, वहां से सुरक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाकर यहां आए हैं, कि यहां बलात्कार और चोर डकैती करने आए हैं? यह केवल तुष्टीकरण की राजनीति है और देश के मुसलमानों को डराने का एक प्रयास जो 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस और इस देश के विपक्ष ने किया है, आज भी वही काम कर रहे हैं। जबकि देश का प्रत्येक मतदाता समझ चुका है, इस हद तक समझ चुका है कि उसने कांग्रेस को तो खत्म कर दिया है, और जो जो इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, न इस देश का मुसलमान उसका सहयोग करेगा, न सिख समुदाय उसका करेगा, न ईसाई करेगा। और भारत के प्रधानमंत्री का स्पष्ट आदेश है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी पद चिन्हों पर चलते हुए CAA लागू किया गया, जो नागरिकता देने का कानून है। देश के किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपने एक शब्द कहा कि ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। अनवर खान जी, बात यहाँ ये प्रचारित की जा रही है कि इससे नागरिकता चली जाएगी, वो लोगों को देश से भगा दिया जाएगा, बाहर कर, इस तरह की बातें क्यों प्रचारित की जा रही हैं? यह कि जहाँ जब सरकार कांग्रेस BJP की नहीं है, माहौल बना हुआ वो आज़ाद है, और जहाँ BJP सरकार है तो वहाँ चाहता है मुसलमान ऐसा नहीं कि हम कोई विरोध करें तो हम पे मुकदम कायम हो जाए, वरना जो गलत है। और मुसलमान हिंदुस्तान का लेकर बैठा है, हमें लड़ना है। पहले लड़े थे हम अंग्रेजों से, अब लड़ना है, हमें टेंशन नहीं है, हमें तो लड़ाई लड़ना है। अब ठान चुका है मुसलमान। अच्छा, उसमें मुसलमानों और हिंदू वाला मामला ही नहीं लड़ना है। अब लड़ाई लड़ना जो देश के दुश्मन, जो देश को आपस में बांटना चाहते हैं, पब्लिक को आपस में बांटना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं आपस में, कि बांटना चाहते हैं, उनसे लड़ना है हमारे। कौन लोग हैं? कांग्रेस,
जो बीजेपी के कुछ लोग हैं, देश का विपक्ष, कुछ कांग्रेस में भी जो अनवर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। इन्होंने बिल्कुल सही ट्रैक पकड़ी है। जो देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, देश को बांटने की कोशिश करेगा, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा, देश के लिए हम लड़े थे, आज भी तैयार हैं। हम क्या सुस्त हो गए थे। हाँ। जब देश आजाद हुआ तो सुकून से बैठ गया था जी। अब हमें आगे नहीं आया, अपन ने लड़ा था, लेकिन आपने आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो हमारी गलतियां वो थी जो सुधारेंगे हम लोग और हम लड़ेंगे। क्या केरल के वो मुसलमान जो दूसरे राष्ट्रों से आए हैं, 3 राज्यों की हम राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, अफगान और बांग्लादेश से, वो जो यहाँ 2014 से पहले से रह रहे हैं, केरल के, असम के और पश्चिम बंगाल के, उन मुसलमानों को न्याय नहीं मिल पाएगा क्या, यदि वहाँ विरोध हो रहा है इसका? तो नहीं मिलेगा, जो यहाँ का है वो है ही। हाँ। भाई हमारी जायदाद थी, जब लगाया भाई कि आपकी जायदाद, हमारी जायदाद आज भी मौजूद है। हाँ। तो छिन गई। हाँ। वो आज भी हमें डर नहीं, उससे नहीं है, हमें डर ये है कि जो देश में ये तो एक माहौल बनाया गया है। हाँ। इसका सीएनए का कोई वो नहीं है, सिर्फ इनको दहशत फैलाना है, माहौल खराब करना है, इलेक्शन जीतना है अपने को, और इससे कोई मामला नहीं है। और जो इनकी बातें हैं वो दब जाएं, मतलब जो इनकी बुराई है वो छुप जाएं। विरोध हो रहा है केवल प्रदर्शन करने के लिए हो रहा है, और इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है, विरोध केवल प्रदर्शन के लिए है, फिर मानसिकता बतानी है। ठीक है, आपके पास वापस आता हूँ। यश भारती जी, आपके पास आ रहा हूँ। बातें हुई कि ये देश के विभाजन के बाद जो चीजें बनी और उसके बाद में जो कानून बना, कानून में संशोधन हुआ, संशोधन के बाद में अब सीए लागू कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में विरोध केवल इसलिए है, जैसा कि कहा कि हाँ मुख में जबान है तो कुछ भी बोलना है? नहीं, ये बात सत्ता पक्ष के लिए ठीक लगती है कि मुंह में जुबान है तो कुछ भी बोलना है। हाँ। और कुछ भी करना है। हाँ। क्योंकि संख्या है हमारे पास और संख्या का नैतिक नहीं अनैतिक फायदा उठाना है। और ये बात हमने लगातार देखी है। कैसे देखी है? यही जीएसटी लेकर के आते हैं, उसमें लगातार संशोधन करते हैं, ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाते। आज भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसमें लगातार। यानी आपका होमवर्क नहीं होता, आपकी तैयारी नहीं होती, आप केवल जुबान जो है आपके पास जो लचीली है उसको हिला देते हैं। हाँ। और बाद में जब लोगों को प्रताड़ित होने लगते हैं, तकलीफ होने लगती है, तब आप उसमें बदलाव करते हैं। बिना तैयारी के नोटबंदी इन्होंने करी, 8 बजे जीभ लबलबा दी। हाँ। उसके बाद लगातार किस तरीके से देश को परेशान किया। आतंकवाद निश्चित तौर पे नोटबंदी से खत्म हो गया होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया होगा, काला धन वापस आ गया होगा, ये आप बता दीजिए, हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि हमें तो विपक्ष के नाम पे हर चीज के लिए बुरा बता देंगे। तो अगर काला धन से ये सब चीजें खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आतंकवाद, तो नोटबंदी कामयाब है, और नहीं तो देश से माफी मांगे। दूसरी बात, आंकड़ों पे अगर हम बात करें तो आंकड़ों में तो बात आती है कि सारा पैसा वापस आ गया। आपने उनको खत्म करने के लिए 2000 का नोट लाए, आप ही लेकर के आप ही बंद कर रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि जिस चीज की शुरुआत आप करो उसी को बंद भी आपके कार्यकाल में करना पड़े। ये समझ लिया जाए कि सीए बिना तैयारी के लाया गया। कोई विशेष कारण बता दीजिए 2000 का नोट क्यों लाए थे और क्यों बंद कर दिया? अपन सीए की बात करिए, बिना तैयारी के लाया। ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने मुझे सवाल किया कि जीभ है, जीभ लबलबा दी। हाँ। तो जीभ लबलबा दी कब तक लबलबाओगे भाई? हाँ। हमें कारण तो बता दो। 2000 का नोट लाए, बंद कर दिया, जीएसटी लाए, उसको अमेंडमेंट लगातार कर रहे हो, काले धन की बात करते थे उसमें लगातार बात कर रहे हो। अभी तो बड़ा घोटाला आ ही गया सामने, जिसमें कानूनी पक्ष आया सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, सबसे ज्यादा धन आपके पास, और पीएम केयर फंड का लगातार पैसा मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, देने को तैयार नहीं है। तो ये स्वच्छता की बात करने वाले लोग ये कब सफाई अभियान करेंगे? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आपने कहा कि घोटाला, अभी जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, आपने घोटाला कैसे साबित किया उसको कि वो घोटाला है? रोक किसने लगाई? इन्होंने तो चालू किया था। हाँ। बिना तैयारी के चालू किया था। और किस बात पे चालू किया था? कि राजनीति में काला धन का उपयोग नहीं होगा, राजनीति में साफ सुथरा माहौल होगा। तो फिर ये पैसा पता क्यों नहीं चल पाता कि भाई आपने ए नाम के व्यक्ति ने किसको पैसा दिया? अब तो 15 तारीख की शाम किसके बाद आएगी? किसके बाद? सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण नहीं आएगी। हाँ। जो स्वच्छता की बात करते, राजनीति में स्वच्छता की बात करते थे, जो कहते थे अपराधियों को जगह नहीं देनी चाहिए, और आज भारतीय जनता पार्टी के अगर देश की सदन, देश की विधानसभाओं में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अपराधी अगर किसी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के। ये प्रमाणिक है, इसमें मेरी जीभ लबलबाने से नहीं, आंकड़े। वापस आता हूं, दिनेश निगम जी आपके पास आना चाहूंगा। और ये जो बात सामने आ रही है कि ये विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है, क्या वास्तव में ये कानून, जैसा कि अभी कहा कि बिना तैयारी के पहले भी निर्णय लिए गए, तो ये निर्णय भी वैसा है या इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ने वाली है कुछ? नहीं, देखिए क्या है कि ये कोई आज तो लागू एकदम से लागू तो किया नहीं गया जी। इसके पहले भी आज से 4-5 साल पहले भी इस मामले में चर्चा हुई। 2019 में प्रस्ताव पारित हुआ था राज्यसभा में और लोकसभा में। उसके बाद कई दलों के लोगों ने इसका विरोध भी किया था जी। तो संशोधन की मांगे करी थी उन्होंने कि इसमें संशोधन होना चाहिए। तो सरकार ने उस पर विचार विमर्श करके उसको रोक दिया था कि ठीक है, उसको अपन देख करके, सुन करके और लोगों की अपेक्षाएं के अनुरूप इसको अपन लागू करेंगे। ठीक है। अब सवाल ये है कि जो भी देश में जो कानून बनाए जाते हैं, कानून में बदलाव होता है, उसकी ज़रूरत आज देश को इसलिए पड़ गई है
कि जब देश में कानून बने थे, संविधान जब देश का बना था, उस समय देश की जो जनसंख्या थी बहुत सीमित थी, और आज हम 150 करोड़ के लगभग जो है, तो उस हिसाब से अपने यहाँ का जो डेवलपमेंट, जिस तरह की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, जिस तरह से नए नए जो है प्रारूप में अपने को नई चीज़ें देखने को मिल रही, तो निश्चित रूप से कानून में भी उसी तरह से नए नए संशोधन होना बहुत जरूरी था। हाँ। अब सवाल ये है कि इसका विरोध देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब भारत सरकार ने इस बात का उल्लेख कर दिया है कि हम किसी से कुछ छीन नहीं रहे, हाँ। हम बल्कि देने जा रहे हैं, हाँ। उनको देने जा रहे हैं जो इन देशों से लोग आए 31 दिसंबर 14 के पहले, हम उनको नागरिकता देंगे, हम उनको सम्मान देंगे। कल गृह मंत्रालय ने कुछ चीजें स्पष्ट कर दी हैं। मैं उसी में सूरज जी एक बात जरूर कहूँ, उसमें एक बात जो कंफ्यूजन की पैदा हो रही है, हाँ। वो ये हो रही कि भारत सरकार ने कई वर्गों, कई मैंने लोग, ईसाई, हिंदू और तरह तरह के नाम लिए, सिख, हाँ। लेकिन जो उन्होंने एक वर्ग का नाम नहीं लिया, एक वर्ग विशेष का नाम नहीं लिया, तो लोगों में इस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि ये सारा कानून मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। नहीं, कल गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, गृह मंत्रालय ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि वो अल्पसंख्यक जो इन 3 देशों में अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं। नहीं, लेकिन सूरज जी उन्होंने साथ में ये भी कहा है, सिख, ईसाई, जैन, इसका भी उल्लेख किया, पारसी, बौद्ध, सबका उल्लेख किया है जो वहाँ अल्पसंख्यक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देश में कानून की जरूरत, बदलाव की जरूरत है, इसलिए बदलाव हुए हैं, और जब बदलाव हुए हैं तो उसको जो है पार्टियों को तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। उसका कारण इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि आज वर्तमान में देश की स्थिति जो है उसमें बहुत से कानूनों में, बहुत से नियमों में संशोधन की जरूरत पड़ गई है, और पहले के नियम कानूनों में और आज के नियम कानून में बहुत अंतर है। दूसरा सवाल ये है कि इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी समुदाय को कोई नुकसान होने जा रहा है। ठीक है भाई, जब ऑलरेडी गवर्नमेंट ये कहती जा रही कि हम आपसे कुछ छीन नहीं रहे, आपसे कुछ ले नहीं रहे, हाँ। तो ये जो विरोध हो रहा है वो मेरा अपना मानना है कि सब राजनीतिक हथकंडे हैं, चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए इस तरह से जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हम आपके बड़े हितैषी हैं, और इस तरह से इसका विरोध हो रहा है। असम में हुआ, केरल में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, हाँ। बिहार में भी ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में बहुत से ऐसा करीब 19-20% तबका जो है वो बिगर नागरिकता के, बिगर पीछे के दरवाजे से आकर के जो हिंदुस्तान में रह रहा है, बिल्कुल है ना। वापस आता हूं दिनेश निगम जी, एक सेकंड लो। अगर ये स्पष्ट हो जाएगा नागरिकता में उनकी जवाबदारी तय हो जाएगी कि नहीं आप इसको फल फूल नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें जो है सुधार होगा। और हमें चाहिए, हमारा तो मानना ये है कि इसको सबको तहे दिल से स्वीकार करना है। ये तहे दिल से स्वीकार करने वाली चीजें, विरोध जैसा कि बताया जा रहा है कि विरोध राजनीतिक स्टंट हो सकता है, या फिर देश में लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी बात रखना, और केंद्र सरकार चूंकि हम विपक्ष में विरोध प्रदर्शन करना है, या फिर वास्तव में इसमें कुछ खामियां हैं। श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं, इसका कानूनी पक्ष क्या है? सीए कानून में क्या वास्तव में संशोधन की आवश्यकता है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सुधार के बिना प्रस्तुत कर दिया गया? जी एकदम आप सही कहा कि सीए जो है, जो अधिनियम है 2019 का, ये अधिनियम कहने के हमारे देश में जो वर्तमान पूर्व जो नियम बने थे 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और आपका असम का 1985 का अधिनियम, और आपका विदेशी विधेयक अधिनियम 1964 और 1946 का अधिनियम कहने के वायलेशन करता है। और वायलेंस के साथ साथ ये सीए जो अधिनियम है ये पक्षपात भी करता है दूसरी कंट्री के लोगों में। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान लोग हैं उनका नागरिकता दे रहे हैं, बाकी दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, जैसे आपको श्रीलंका के लोग हैं, तमिल, म्यांमार के लोग हिंदू वाले, उनको आप नागरिकता क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? उनको भी नागरिकता मिलना चाहिए, वो भी काफी टेंशन रहे हैं। लेकिन नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता है कि कैसे हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान भंग किया जाए और इस सिलेक्शन को जीता जाए। रीजन क्या है कि इसमें अगर आप 1955 का अधिनियम को आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उस अधिनियम में कि जिनके माता पिता हिंदुस्तान में से कोई ऐसा जो पिता यहाँ रह रहा है और उसने इंडियन लड़की से शादी की है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर ऐसा कोई महिला विदेशी बंदरों से शादी की है तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। जब देश में ऑलरेडी नियम है, अधिनियम है और आप नियम कानून के तहत आपको नागरिकता मिल रही है तो हमें सीए लाने की क्या जरूरत है? क्या ऐसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं थी क्या इस कानून? बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। जबरन ये यहाँ के लोगों पे मिसगाइड करके, लोगों को प्रोपेगेंडा करके
थोपा जा रहा है, क्योंकि ये बात नहीं करना चाहते, जीडीपी पे बात नहीं करना चाहते, ये किसानों की समस्या पे बात नहीं करना चाहते, यहाँ के युवाओं की रोजगार की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम सीए लागू कर करके यहाँ दूसरे लोग कंट्री के लोगों को या नागरिकता दे देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे सपोज एक छोटा सा उदाहरण बताओ, जैसे हमारे भोपाल की बात करते हैं, जैसे कि हम सोचे कि 800 लोग हमारे भोपाल में हैं, यदि उन 800 लोगों को यहाँ के सीए के तहत नागरिकता मिल जाती है, तो पूर्व के जो बच्चे हमारे यूपीएससी एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, और 800 ये भी शामिल हो जाती, पोस्टें हैं 20, तो ऐसी पर्सन जो लोग 20 साल से 5 साल से 3 साल से 6 साल तैयारी कर रहा है, तो वो पद उसको लेके चला जाएगा, प्रतियोगिताएं बढ़ जाएंगी, प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। सीधे साथ आपके पास में शुक्ला जी, क्या वास्तव में आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि इसकी आवश्यकता नहीं थी देश में अभी? नहीं, देखो मेरा मानना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 में अभी जो लाया गया है, मुझे नहीं लगता कि 140 करोड़ भारतीयों में से एक भी भारतीय ऐसा होगा जिसको इस संशोधन से या इस नियम से किसी प्रकार की आपत्ति हो या किसी का नुकसान हो रहा हो। कई राज्यों में विरोध चल रहा है। तो अब सुनिए, तो मैंने क्या बताया, 140 करोड़ भारतीयों में से एक भी भारतीय निकल के आए कि भाई इस कानून से उसको एक पर्टिकुलर एरिया में जो नुकसान हो रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा, ना ही कोई हो सकता है। उसका कारण है अब जिस नियम लाया क्यों गया, तो देखिए जहां जहां पर जैसे कि बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहां पे जो अल्पसंख्यक लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे उन देशों की सरकारों के द्वारा जी, वो कहाँ जाएं? अगर उन देश की सरकारें अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रख रही होती, तो वो हमारे देश में या दूसरे देश में नागरिकता मांगने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए कभी नहीं आते। अब आप हमारे देश को देख लो कि हमारे यहाँ भी काफी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हमारे यहाँ से कोई क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं, वो हमारे लिए बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये निश्चित है, आप माने या ना माने, ओवरऑल जो यूनिवर्सल में जितनी भी कंट्रियां हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी एक पर्टिकुलर धर्म या समुदाय को बिलोंग करती हैं। अब क्योंकि जो हिंदू समुदाय है या हिंदू समुदाय से नियरेस्ट जो अदर ब्रांचेस हैं या समुदाय हैं, उनके लिए हिंदुस्तान के अलावा आप एक भी कंट्री का नाम बताएं, वो कहाँ जाएं? क्योंकि उनके साथ दूसरे देशों में प्रताड़ना तो हो रही है, तो स्वाभाविक उनके लिए हिंदुस्तान ही बचता है। हाँ, इसमें एक और सुधार किया जाना चाहिए कि 31 दिसंबर 2014 तक के लोगों को तो आप नागरिकता दे रहे हो, लेकिन जो 1 जनवरी 2015 से लेके आज तक की जो पॉपुलेशन छूट रही है ना, उनका क्या? अगर संशोधन ही करना है तो संशोधन इस सकारात्मक तरीके से किया जाना चाहिए। तो इसी बात का कि पहले 11 वर्ष की अवधि थी कि 11 साल उनका भारत में रहना जरूरी, और अब 6 वर्ष कर दिया गया है, यही तो संशोधन किया है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक जो हमने शामिल किया है वो 31 दिसंबर 2014 तक तो लिया है। उसके बाद के लोगों को और लो। निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी एक आम समस्या है, और उसकी तरफ सभी सरकारों को, सभी दलों को ध्यान देना ही होगा। सिर्फ एक चुनावी स्टंट लेके कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे विरोधी पार्टियां हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, उनको काम करने चाहिए उन मुद्दों पे जिसपे हमारे जनता का हित समाहित, जनता के हित के मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। अनिल जी, क्या वास्तव में जो बात कही जा रही है, मेरा सवाल ये है मूल रूप से कि ये जो कानून है शरणार्थियों के लिए है या घुसपैठियों के लिए? देखिए, इस डिबेट का मैं आपको बहुत कड़वा सच्चा बता दूं जी, जिन लोगों को इस देश में मुसलमानों पे कंधे पे बंदूक रखकर आज तक ओछी और छिछोरी राजनीति करनी है, उसका विरोध केवल वही कर रहे हैं। जो लोग पीड़ित थे, जिन हिंदू बच्चियों के साथ, सिख बच्चियों के साथ अत्याचार और बलात्कार हो रहे थे, आज केजरीवाल जी ने जो कहा है कि दंगे होंगे, बलात्कार होंगे, ये क्या चाहते हैं कि वहां जो मुस्लिम मतदाता हैं, वहां के लोग, उनको भी यहां शरण दी जाए ताकि वो यहां पर आकर बलात्कार भी करें, क्योंकि वहां उनको स्वतंत्रता है। वो छुट्टे सांड की तरह वहां हिंदू बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। जो उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उनको हम संरक्षण देने के लिए कानून लाए, और उनको संरक्षण देने का काम भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, क्योंकि वो बच्चियां हमारी हैं। 1947 में जिस समय विभाजन हुआ, विभाजन के समय में नेहरू जी ने और इन सब लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने यह तय किया था कि इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं होगा। आप देखिए बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदू किस अनुपात में थे, आज किस अनुपात में बचे हैं। तो जो हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे वहां परिवार पीड़ित हैं, उनको संरक्षण देने के, उनकी सुरक्षा के, उनके मानवीय आधार पर। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मानवता तो है नहीं, वहां तो इंसान को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है।
भारत के अंदर अल्पसंख्यक अपने परिवार की तरह रहता है, यह भारत की सभ्यता है, यहाँ के संस्कार है, यहाँ की शालीनता है। तो भारत का प्रधानमंत्री यहाँ के अल्पसंख्यकों की भी सुरक्षा कर रहा है और उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है जो वहां पीड़ित हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सरकार है। भारत का 99% मुसलमान भी। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ये मेरा सवाल है कि ये जो कानून है ये शरणार्थियों के लिए है, वास्तव में जो शरण लेने आए सरकार से उन्होंने शरण मांगी, या फिर घुसपैठियों के लिए जो बिना अनुमति के दुबाड़े के नीचे से आए हैं? घुसपैठियों को तो बाहर निकाला जाएगा, हाँ, वो बात का विषय है। हाँ, अभी जो शरणार्थी हैं, जी, जिनने आवेदन कर रखे हैं, हाँ, जिनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, हाँ, जिनके बच्चों को यहाँ शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य लाभ चाहिए, उन लोगों को जो अधिकार चाहिए। क्यों कहा जा रहा है कि ये कानून किसी को बाहर करने के लिए नहीं है? अभी आपने कहा कि घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। देखिए, घुसपैठी जो नागरिकता मांगेगा, जी, अपने नागरिकता मांगिए, वो मांगेगा ही क्यों? जब उसको पता है कि घुसपैठी तो मांगे, आवेदन क्यों करेगा, अप्लाई क्यों करेगा? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अच्छा देखिए, उनको भ्रमित करके यहाँ लाया गया। हाँ। अब यहाँ आने के बाद यहाँ की सरकार की विचारधारा समझने के बाद उन्हें समझ में आता है कि अगर हमें यहाँ लीगल टेक्निकल अपना हक अधिकार चाहिए तो हमें जाकर बोलना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बंगाल में, तो मैं भी कुछ दिन पहले कलकत्ता में था, मैं कई बंगला वहां से लोग, एक ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, उससे भी मैंने बात की। हाँ। उसने कहा कि भैया यहाँ तो 5,000 6,000 में सब कार्ड वार्ड बन जाते हैं। हाँ। पर हम चाहते ये हैं कि हमारी नागरिकता अब ऐसी बन जाए ताकि हमें भविष्य में कोई कष्ट ना हो। तो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय करेगी, परंतु सच बोलकर सामने आना पड़ेगा। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। यही सवाल श्री कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगा कि वास्तव में ये जो घुसपैठिया शब्द जो आया है, जिन्होंने बाकायदा आवेदन किया है दूसरे देश से आकर के कि वो वहां अल्पसंख्यक हैं, प्रताड़ित थे, उनको परेशान किया जा रहा था, और उन्होंने आवेदन देकर के शरण ली है, उनके लिए तो कानून है कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वास्तव में वो प्रतिशत जो शरण लेने आए हैं, शरण लेकर आए हैं, शरणार्थी हैं, वो और वो घुसपैठियों का प्रतिशत अभी तक नहीं पता कि कौन सा प्रतिशत ज्यादा है। तो उनका क्या होगा इस कानून के तहत? एकदम आप सही कह रहे हैं। ये जो सीए जो अधिनियम है, उन्हीं के लिए अधिनियम बनाया गया, क्योंकि ये जानबूझ के उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं लोग। ये सरकार बिल्कुल ना तो यहाँ की बेरोजगार लोगों की बात कर रहे हैं, ना किसान की बात कर रहे हैं, ना देश के जीडीपी की बात कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ बात कर रहे हैं उन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। अब जब कोई व्यक्ति आज की डेट में कोई अप्लाई फॉर्म भरता है कि मुझे भी नागरिकता दीजिए, अगर वो 2014 से लेकर के अगर वो दस्तावेज नहीं लेके आगे तो उससे क्या सिद्ध करेंगे आप? जबकि 1985 का जो असम का जो समझौता था, उसमें स्पष्ट था कि अब जो भी ये लोग आए 1971 उसको देश के बाहर कर दिया जाए। हाँ। क्योंकि अब ऐसी स्थिति में इनको नागरिकता मिल जाती तो असम के लोगों से पूछिए वहाँ की स्थिति क्या होगी। हाँ। वहाँ की राज्य की स्थिति क्या होगी, वहाँ की आम आदमी की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जनसंख्या 20 लाख लोग ऑलरेडी उसमें हो जाएंगे। पहले से पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है, वहाँ के लोगों ना तो रोजगार मिलेगा, ना सारी व्यवस्था मिलेगी, सरकार के अलग से तंबू वाल उनको लोगों को व्यवस्था रहेगी क्या? बिल्कुल, ये चीज आपने कहा कि हाँ रोजगार की ये चीजें आ जाएंगी। अनवर खान जी, ये जो तमाम चीजें बातें निकल के सामने आ रही कि ये आज जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, इनको भी नागरिकता देंगे तो ये भी उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, व्यापार में, व्यवसाय में, हर चीज़ में समाहित होंगे, तो प्रतियोगितावाद बढ़ेगी। फिर ये जो वर्तमान हमारा शासन की योजनाएं हैं आज भारत के नागरिकों को दी जा रही हैं, कल उनके लिए भी वो योजना होंगी, तो महंगाई बढ़ने की संभावना रहेगी। तो इनका भी कोई निदान होना चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं दिया, इनका खाली वो होता है, पहले तमाशा करते थे डम डम डम, अब साफ की झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, वो लड़ाई बताते होती हुई नहीं। अब इस आप ही देखे नवाब हमीदुल्लाह ने पूरा बेलगढ़ बसाया, है ना। और आज भी अगर यहाँ पे जितने ईदगाह पे सिंधी भाई आए पाकिस्तान से, तो वो वक्फ बोर्ड की जायदाद दी है उनको। भाई आप हम तो दिल आप हमारे देश के लिए जो आता है आंखों पे, लेकिन ये भ्रम न फैलाओ कि खाली मुसलमान इंडिया का जो उन्हें भगाया जाएगा वो ये भ्रम फैला रहा है, उसका जो हकीकत बता। लेकिन इससे कोई लगा नहीं, सिर्फ इनको ये लागू करना था इलेक्शन के हमारे, सिर्फ इनकी चाल है वो इलेक्शन है, इलेक्शन में कोई चाल देंगे, सिर्फ इलेक्शन जीतना है इनको। जी आप ही के पास आ रहा हूँ यश भारती। देखिए बातें तो बहुत सारी है, मैंने बात बताई तैयारी की, आपने भी सवाल किया और तैयारी पे कोई जवाब नहीं आ रहा। हाँ। ना केंद्र की सरकार कह रही है, ना भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता नेतागण बोल रहे हैं, गुमराह करने वाली बात हो रही है। किसानों ने कौन सा अपने लिए बात करी थी और किसानों को क्या दे दिया? जबरदस्ती आप नियम लाए थे, जबरदस्ती आपने वापस ले दिया। किसान वापस एमएसपी की बात कर रहा है। 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव में इनकी घोषणा थी 2700 रुपए एमएसपी देंगे गेहूं पे, 2400 रुपए मिल रहा है, अभी 125 रुपए बोनस देंगे, बोनस की बात बोनस देंगे, एमएसपी नहीं देंगे। हाँ। ये अभी की कैबिनेट का फैसला है, तो ये जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके बाद बात कीजिए धारा 370 की। धारा 370 हट गई, लद्दाख के लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। हाँ। जो वहाँ के सबसे बड़े पर्यावरणविद हैं वो बैठे हुए भूख हड़ताल पे चार दिन से। हाँ। 370 में लद्दाख को क्या मिलने वाला है, ये बड़ी बड़ी बातें करे थे। वहाँ लद्दाख का सांसद बहुत बोल रहा था लोकसभा में, स्मृति ईरानी जी गई उनकी कुर्सी के पास, तप्तपा दी, बेटा शाबाश बहुत बढ़िया। आज लद्दाख बंद है। अभी तो कश्मीर गए हुए थे, कश्मीर
मोदी जी गए थे और उन्होंने कहा कि ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने जो कश्मीरी पंडित थे उनको बसा दिया होगा। हाँ। ये बसाने की बात हो रही है ना, तो बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को धारा 370 से बसा दिया होगा। मोदी की कश्मीरियत दिखी है उसमें। दूसरी बात, ये जो लगातार ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, यही बताता है और यही प्रश्न करता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से हमने सुना था कागज तो दिखाने पड़ेंगे। हाँ। कहां जाओगे, कागज तो दिखाओगे। भ्रम किसने फैलाया? हाँ। भ्रम किसने फैलाया? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े मंच से फैलाया। इनके एक सांसद ने दिल्ली से बोला, तो वो दिल्ली में सभा के अंदर बोला। एनआरसी की बात है। अरे सवाल तो वही है ना। हाँ। कागज किससे मांग रहे हो? विरोध वही कर रहा है जिससे कागज मांग रहे हो। चीजें आप लाते हो नोटबंदी जैसे, जीएसटी जैसे, धारा 370। दूसरी बात चलिए हम सब भारती जी, मेरी बात कि यदि सीएए में नागरिकता मिल जाएगी तो फिर कागज की आवश्यकता ही नहीं है एनआरसी के लिए। हम ये बात कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं नागरिकता दे रहे हैं। हाँ। हम कुछ ले नहीं रहे। हाँ। कल जब लेने की बात आ जाएगी तब पलटी तो ये मारते हैं ना। आप, मैं आपसे यही तो सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। सीए पूरे देश में लागू हो गया। हाँ। सबसे बड़ा झूठ है ये। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में लागू नहीं है। बेशक। तो सबसे बड़ा भ्रम फैलाते हैं ये कि हमने देश में लागू कर दिया। वो 4 प्रदेश क्यों छोड़ रहे हो? कारण बता दीजिए ना, वो 4 प्रदेश क्यों छोड़ रहे हो? हाँ। अगर उन 4 प्रदेशों में कुछ सुविधा मिल रही है, विशेष सुविधा मिल रही है, तो बाकी प्रदेशों के छोड़ रहे। यही लड़ाई लद्दाख की है। यही लड़ाई धारा 370 खत्म होने के बाद यही लड़ाई लद्दाख की है कि हमें अपने मूल अधिकार चाहिए। ये जो अन्य राज्यों से लोग आ जाते हैं ये हमारे अधिकारों को छीनते हैं। यही अधिकार की बात शिवसेना करती क्या थी। समाजवादी पार्टी मराठियों की लोकसभा तरफ चुनाव से में, क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में सीएए को विरोध का मुद्दा बनाकर के जनता के बीच जाने वाली हमारी है? मांग सीधी सी है। किसानों की आय दुगना करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार था। ठीक है। वो आय दुगनी हो गई क्या? बच्चों को रोजगार देने की बात थी। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। हाँ। क्या पेपरों के माध्यम से ही सही क्या बच्चों को रोजगार दे पा रहे हैं क्या? हाँ। बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं क्या? बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे पा रहे हैं क्या? इन सारी फाइलें जहाँ इकट्ठी है वल्लभ भवन और सतपुड़ा में, उसमें आप जरूर लगा पा रहे हैं। ठीक है अनिल जी, सवाल खड़े किए हैं यश भारती जी ने, बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सवाल खड़े किए हैं कि फाइलों में आग लगा दी जा रही है। सवाल खड़े किए हैं कि जो वादे किए थे वो निभाए नहीं पा रहे हैं। हाँ, मोदी की गारंटी की बात जरूर है, पूरे देश में बात हो रही है कि 370 की गारंटी पूरी हो गई, राम मंदिर की गारंटी पूरी हो गई, 3 तलाक की गारंटी पूरी हो गई। यूसीसी की बात है तो आज राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है उत्तराखंड में लागू करने के लिए कि वहां राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। सीएए की बात है, सीएए देश में लागू हो गया, ये गारंटी पूरी हो गई। लेकिन ये गारंटी जो यश भारती जी ने कुछ सवाल पूछे, इनके जवाब आपसे चाहता हूँ। ये सवाल कर कौन रहा है? जिन लोगों ने 55 साल तक सरकार चलाई, इस सरकार के समर्थक दल, जिन लोगों ने मिलकर इस देश में भ्रष्टाचार किया, परिवारवाद किया, और वो जो लोग इनके अंदर अगर कोई विवेक की बात करता था, कोई राष्ट्रवाद की बात करता था, कोई देश के हित की बात करता था, उसको ये लोग नजरअंदाज कर देते थे। जवाब भारत से मुख्यमंत्री है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। अगर देश के अंदर कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, विकास की बात करता है, मंत्री बना रहे, सांसद बना रहे, लगती है ये जवाब नहीं सुनना चाहते। इनके पास जवाब सुनने की ताकत नहीं है। हम तो क्योंकि देश को भ्रमित करने का काम आप जवाब दे रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा है, ये किस सभा की बात कर रहे हैं? ठीक है। जिस बेटे ने अपने बाप को बार बार अपमानित किया वो देश के सम्मान की बात करता है। कौन सी सपा पार्टी? इन लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर इस देश को अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। इतना विरोध कर रहे हो, पिछले 15 साल में आपकी सुन कौन रहा है? चोर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, चूंकि हम शब्दों की मर्यादा पर भी ध्यान रखेंगे। विपक्ष की खत्म हो चुकी है, ये सुनना नहीं चाहते। टोपी चोर आज सत्ता में आना चाहते हैं। ठीक है अनिल जी, देश को गुमराह करने का काम करते थे, जिन्होंने सवाल हत्या का आरोप किया, वो आज सवाल करते हैं। चलिए, जवाब नहीं देते। ठीक है, ठीक है। और मेहमान हमारे साथ हैं, ठीक है। जो केंद्रीय गृह मंत्री थे कांग्रेस के रहते हुए, आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो आरपीएन सिंह क्यों भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी भी? चलिए, ठीक है। देश की बात करते हैं, वफादारी की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। परिवारवाद की बात करते हो, आप केवल बात करते हो परिवारवाद की बात। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, यश भारती जी, वापस आऊंगा आप दोनों का, वापस आऊंगा वापस आ गया। आप वापस आऊंगा आपके पास। यश भारती जी और मेहमान है। और देखिए सबसे बड़ी बात, आप चिल्लाते रहिए, देश की जनता आपको सुन रही है क्या? देश की जनता आपको समझ रही है क्या? ठीक है अनिल जी और मेहमान। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे 100 रुपए कम की है, मिला योजना के कम की है। उस दिन किसी भी महिला को पूरे देश के अंदर 100 रुपए कम में सिलेंडर मिला हो, ठीक है। पुरुष को मिला हो, चलिए ये अलहदा विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे। दिनेश निगम जी, वास्तव में ये जो चर्चाएं हो रही हैं कि हाँ और भी चीजें और सवाल ऐसे हैं जिन सवालों के जवाब आना बाकी है। और अब चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश
लोकसभा चुनाव के मुहाने पर है। मतदाताओं का मन और मतदाताओं के मन में CAA कानून कितना असरकारक होने वाला है? नहीं, देखिए क्या है कि जिस तरह से सरकार ने इसको लागू किया है, या सरकार ने जिन परिस्थितियों में ला करके ये चुनाव के मुहाने पे खड़े हो करके और जो आज लागू किया है, तो निश्चित रूप से सरकार का ऐसा अभिमत होगा या सरकार ने ऐसी कोई जानकारियाँ एकत्रित करी होगी कि हमारी पार्टी को इससे क्या लाभ मिलेगा। और सवाल ये है कि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी देश में नियम कानून बनता है वो परिस्थितियों को देख करके, वर्तमान स्थितियों को देख करके बनता है। अब सवाल ये है कि ये जिस तरह से विरोध हो रहा है, मैं वही बात दूसरी बार के ये विरोध सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा, और इसका कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको नागरिकता मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। उनको सिर्फ ये है कि अप्रैल मई में जो चुनाव होंगे उसमें हमें कितने % वोट इस वर्ग के हमारे हित में जाएंगे, हमारी पार्टी को मिलेंगे। ये लड़ाई सिर्फ वो लड़ाई है, बाकी ऐसा इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस नियम CAA में कोई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो देश के अनितकारी हो या किसी वर्ग विशेष के लिए अनितकारी। हाँ, एक बात जरूर सूरज जी मैं कहूँगा कि भारत सरकार को भी चाहिए कि जब भी कोई कानून बनाए, जो भी संशोधन करे, उसके पहले उसको प्रचारित करके आम जनता का, आम जनप्रतिनिधियों का अभिमत जरूर ले कि आप इसके सुझाव इसमें क्या है। अभी भी इसके कंफ्यूजन का कारण सिर्फ ये है कि भारतवर्ष के गृह मंत्रालय ने या जिसने भी इस कानून को लागू करवाया है, उसने अभी तक देश की जनता को पूरी तरह से स्पष्ट करके ये नहीं बताया है कि इसका नुकसान क्या होगा और इसका फायदा क्या। देख, कल को अगर नागरिकता मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती, अभी एक सवाल आया था, उनको हटाया जाएगा, ठीक है ना। आप भारत सरकार ये स्पष्ट करे कि नहीं, ऐसी स्थिति आएगी तो हम उनके लिए क्या विकल्प रखे हुए हैं, ये उन्होंने पर्दे के अंदर रखा है। तो ये जो सबसे बड़ा कारण है अपोजिशन होने का या विरोध होने का, वो कारण एक ये भी है। चलिए ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि ये तमाम चीजें हैं, उन कारणों में एक कारण ये भी शामिल है कि नुकसान क्या होने वाला है, इससे किस किस को हानि होने की संभावना है, ये अभी तक गृह मंत्रालय ने जारी नहीं किया। लेकिन कल गृह मंत्रालय ने इसके पूरे नियम स्पष्ट कर दिए हैं, पोर्टल लॉन्च कर दिया है, अप्लाई करने की सारी चीजें बता दी है। वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि नियम स्पष्ट नहीं है, अप्लाई ना करें। शुक्ला जी, यहाँ बात आ रही है कि ये जो कानून है, इस कानून को लेकर के कि ये भ्रांतियां हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल कि जैसा आपने कहा कि किस किस को नुकसान होने की संभावना है। यदि कोई व्यक्ति, एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है मन में कि कोई व्यक्ति जो शरणार्थी है या घुसपैठिया है, जो भी है, आज तक उसकी पहचान छिपी हुई है, कोई नहीं जानता कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है, किसी को नहीं पता, वो अपना रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, परिवार पाल रहा है किसी भी राज्य में। लेकिन ये जैसे वो अप्लाई करता है इस पोर्टल पे जाकर के, उसकी पहचान उजागर हो जाएगी कि ये भारत का नागरिक नहीं है और इसने, ये शरणार्थी है या घुसपैठिया जो भी है, लेकिन भारत का नागरिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी पहचान उजागर करने के लिए कौन अप्लाई करेगा? टाइप के प्रश्न खड़े हो रहे हैं जी। पहला है शरणार्थी, दूसरा है घुसपैठिया। हाँ। जो यहाँ पर शरण लेने के लिए आया है जी, वो निश्चित रूप से खुद आगे बढ़ के चाहता है कि हमें लोग जाने, हाँ, हमारा कोई आइडेंटिटी इस देश के कानून के अकॉर्डिंग हो, हाँ, जो इस देश का कानून जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, वो उनको लेना चाहता है। अभी बताया निगम जी ने कि 5000 में आधार कार्ड बन रहे हैं राज्यों में। नहीं, सुनिए तो मैंने क्या बताया जी। दूसरा जो वर्ग है वो आता है घुसपैठियों का। हाँ। जो हमारे घुसपैठिए हैं, हमारे नहीं बोलने चाहिए, मैं इन्हें गलत बोल गया, वो हमारे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के दुश्मन है, तो मेरे भी हैं, ठीक है। जो इन्हें घुसपैठिए होते हैं, वो किसी भी समुदाय के हो, किसी भी वर्ग के हो, वो देश का नुकसान करने के लिए ही आते हैं। लेकिन जो हमारे देश की एक -0.1% लोग हैं जो किसी लालच के बस उनको अंदर कर लेते हैं, और जैसा निगम साहब ने बताया कि 5-6 हजार रुपया में उनको आधार या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न है कि जो हमारे शरणार्थी हैं वो तो फ्रंट गेट से आने के लिए एग्री हैं, और उनके लिए सरकार ने विंडो भी खोल दी है। आज ऊपर एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, वो व्यवस्थित तरीके से, वैधानिक तरीके से अप्लाई करेंगे, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब रहा सवाल घुसपैठियों का। अगर देश में किसी भी एरिया में, किसी भी राज्य में जो भी घुसपैठिए हैं, उनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अब वो सज्जनता से जाएं या बाई फोर्स जाएं। ठीक है, जैसा कि बात हो रही थी कि इस कानून में किसी को भगाने का, किसी को वापस भेजने का प्रावधान नहीं है, लेकिन बात आ रही है कि वो घुसपैठिए यदि जिन्हें नागरिकता नहीं मिलती है तो उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए, ये बात भी उठ रही है। यशपाती जी, आप कुछ कह रहे हैं, फिर एक सवाल लेकर भी आपके पास आ रहा हूँ। लगातार नागरिकता की बात हो रही है, हाँ, ये हमारी भारत सरकार के लिए बड़ा शर्म का विषय है।
और देश के लिए भी बड़ा दुख का विषय है कि 2011 से लेकर 23 तक के बीच में 17 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी है, अन्य देशों में गए हैं। तो ये किसके उसमें गए हैं? जिसका डंका बज रहा है उसके कारण गए। तो इस 17 लोगों, उसमें अधिकतर वो छोड़ने वाले लोग जो गुजराती ही हैं, जहां डंका बजा चुके हैं ये। तो दूसरी बात, मोदी सरकार हम बात कर रहे हैं शरणार्थी और घुसपैठी की। तो हमारे भारत देश से दूसरे देशों में शरणार्थी बन के नहीं, कई लोग घुसपैठी बन के गए, वो संख्या भी दुगनी हुई है। और ये अमेरिका ने जारी किए अपने आंकड़े कि हमारे देश में सबसे ज्यादा 2 लाख से ऊपर प्रति वर्ष घुसपैठिए के रूप में अगर कोई घुस रहा है तो भारतीय घुस रहा है, उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है तो वो गुजरातियों की है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे देश में कौन लोग नहीं रहना चाह रहे। मोदी वाले चले गए, वो तो ठीक है, घपला करके गए थे, उन्हें आप पकड़ने में नाकाम रहे। मुहिल चौकसी चले गए, जिसकी आप तारीफ करते थे, वो घपलेबाज चले गए। हमें दुख है कि हमारी सरकार उनको नहीं पकड़ पाई। लेकिन जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, अच्छा काम कर सकते थे, वो देश क्यों छोड़ रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? अगर ये नागरिकता देने वाली बात कर रहे हैं तो देने वाले बताएं। अनिल जी, देखिए, यश भारती जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो लोग गए, कौन से सालों में गए, किस वर्षों में गए, इन्हें ये 2011 सबकी बात करते हैं, ये सभी इन्हीं के द्वारा लोन उपलब्ध कराए गए लोग थे। कांग्रेस की सरकार थी, समर्थन इनका था, इन्हीं लोगों का समर्थन था और इन्हीं के समर्थन से वो लोग भागे। दूसरी बात, अगर इस देश में किसी लोगों ने प्रगति की है, अगर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए देश के बाहर भेजा है, तो उनको देश की प्रगति नजर नहीं आती। नहीं, वो कहने की नागरिकता छोड़ी है, नागरिकता नहीं है, वो वहां जाकर छोड़ी है। देखिए, बच्चे वहां से बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर वो वहां जाकर बच्चा सेटल हो जाता है, वहां की किसी लड़के या किसी लड़की के आपस में वहां विवाह कर लेते हैं, वो वहां की नागरिकता लेना, उसमें भी इस देश के विपक्ष को बड़ी आपत्ति है। मतलब आप व्यवहार नहीं दे पा रहे, आप माहौल नहीं दे पा रहे कि आपका नागरिक आपके देश में रहे, विदेश में रहे। लोगों ने शासन किया, जड़ें इन्हीं की खोदी हुई हैं, उन जड़ों को रिपेयरिंग करने में भारत के प्रधानमंत्री को 15 साल लग गए। इन लोगों की शासन के इन लोगों, अरे आपके धोने का काम रुकना हो गया, करिए भ्रष्टाचार की करने का काम। 3 साल के अंदर 17 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। ठीक है, तो अगर 14 से लेकर 24 तक की बात करेंगे तो आप आंकड़े का अंदाजा लगा लीजिए कितने लोगों ने नागरिकता छोड़ी। हम बात कर, इस समय हम चर्चा कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून। कोई नहीं रहा इस देश के अंदर, देश की विपक्ष की कोई सुन नहीं रहा है। इस देश के अंदर आपने जो अराजकता दी थी, जो लोगों के अंदर आपने फूट डालने का काम किया था, देश की जनता आपके कुछ चक्कर को घूम कर वो आज इनका लालन पोषण यही कर रहे हैं। मैं नाम बताता हूँ, आरपीएन ये तो आरोप आप पर लगा रहे हैं। आरपीएन सिंह कौन है? वही सरकार के 65 साल वाले लोग। मेहुल चोकसी से तो बता रहे हैं कि कांग्रेस भी इस देश की बात की, देते थे गीतांजलि ज्वेलर्स का भारत के बात की, भारत को सुभान के बात की, किसने के बात की, इन्हीं लोगों ने की। इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया। चर्चा का विषय अंतर हो रहा है की धारा हटी, दिक्कत इनको हुई, क्या दिक्कत हो रही है? चर्चा का विषयांतर हो रहा है, हम अपने विषय पर केंद्रित रहेंगे। ठीक है यश भारती जी, अनिल जी, हम चर्चा का विषयांतर हो रहा है, अपने विषय पर रहेंगे। और अंतिम प्रतिक्रिया के लिए दिनेश निगम जी आपके पास आना चाहूंगा। सीए कानून का विरोध क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है या फिर वास्तव में कानून में संशोधन की आवश्यकता है? नहीं, देखिए क्या है, अब संशोधन की मुझे तो नहीं लगता कोई आवश्यकता है, लेकिन ये जरूर है कि जो कंफ्यूजन है वो भारत सरकार को क्लियर करना चाहिए जी। कि उसमें वो चाहते क्या है कि नागरिकता जिनको मिलेगी जी, उसके बाद जो लोग वंचित रहेंगे उनके साथ उनका देश का व्यवहार क्या होगा, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, उनको देश से निकाला किया जाएगा या जो आज उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड या इसके उसके माध्यम से या राशन के माध्यम से जो लाभ उनको मिल रहा है उससे वो वंचित करने के बाद और कोई सजा नहीं दी जाएगी। मतलब ये जो गुप्त रखा गया है मुद्दे को, जैसे आपने कहा कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया नीति, भारत सरकार ने वो नीति स्पष्ट करी है कि आपको लेने के लिए ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप ये फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करेंगे और आप इसमें फेल हो जाएंगे तो हम आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे, इसका स्पष्ट नहीं किया। ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आप मैं भारती जी के एक बात से बहुत सहमत हूँ कि जब आप कह रहे हो कि पूरे देश में लागू हो गया तो फिर आपने 3-4 स्टेट को क्यों छोड़ दिया? ये भी एक मुद्दा है। ये मतलब निश्चित रूप से आपकी भी भावना राजनीतिक लाभ लेने की है, इसीलिए आपने चुनाव कुछ कहना चाहेंगे कि वो 4 राज्य क्यों छोड़े गए? देखिए, आज जो नियम बना 19 में बना और लागू अब किया गया, इसके बीच में सभी राजनीतिक दलों से
विशेषज्ञों से चर्चा की गई, चर्चा के बाद निर्णय लिया गया। अगर 4 राज्यों को छोड़ा गया तो उसके कुछ कारण रहे होंगे। 6 राज्यों की विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पहले पारित हो चुका, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, तो वहां तो लागू है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जिस पर जिन राज्यों के लिए आपत्तियां आ रही हैं, केंद्र की सरकार है, श्रेष्ठ सरकार है, राष्ट्रवाद की सरकार है, किसी के साथ अन्याय करने वाली सरकार नहीं है जी। जो भी विचार आ रहा है, डिबेट का अर्थ ही ये होता है कि हम लोग यहाँ से मंथन करके सरकार तक विचार पहुंचाएं। ये विचार पहुंचते हैं, उस विचारों के लिए मीडिया चैनल बनाए गए हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। उन राज्यों में क्या आपत्तियां थी, किस कारणों से उनको रोका गया है, वो सामने आएगा और उसका भी निष्कर्ष किया जाएगा। सरकार स्पष्ट भी करे वो मुद्दा, बिल्कुल निश्चित रूप से करेगी। दुख की बात है, धारा 370 की बात कही जाती है। लद्दाख के अंदर, मैं लद्दाख की बात कर रहा हूँ लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे। लद्दाख में जो फौजी है हमारे, सिख रेजिमेंट के हों या गोरखा रेजिमेंट के हों, वो आज चीनी सेना में भर्ती होने जा रहे हैं इनकी अग्निवीर योजना के माध्यम से। मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, ये योजना लाते हैं, उसकी तैयारी कुछ नहीं होती। जैसे हमारे अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा, तैयारी पूरी न करने के परिणाम है कि आज एक बड़ा सा ये बड़ी बात है यशपाल जी की भारतीय सेना के सैनिक चीनी सेना में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने हमेशा सेना का विरोध किया, सेना पर उंगली उठाने का काम करेंगे, इस देश के अंदर अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे। आज जो भी है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार चीनी सैनिक के लिए भर्ती हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में भर्ती हो रहे हैं लेकिन भारत के देश में नहीं भर्ती। लेकिन आप बताइए, सबूत पेश करिए, कौन नागरिक शामिल होते हैं, कौन पेश होता है? सेना की निष्ठा पर सवाल है, ये सेना की निष्ठा पर सवाल है। हमेशा इस प्रकार के आरोप लगाओ, क्या काम किया? ठीक है, ठीक है, हालांकि ये बड़ी बात है, बड़ा आरोप है, सेना की निष्ठा पर, सैनिकों की निष्ठा पर सवाल है जी। ऐसे ही विपक्ष करता है, इनका केवल यही है कि देश की सेना, उन्होंने सबूत मांगा है, बिल्कुल इस बात का सबूत पेश कीजिए। ठीक है, खुल के इनके लोग बोल रहे हैं, हेगड़े सांसद बोल रहे हैं, संविधान दोबारा लिखने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। अरे अब ये बदलने की बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनिल जी यशपाल जी बहुत देश को अपमानित करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं सीए कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई हैं। एक तरफ जहां सेना की निष्ठा, सैनिकों की निष्ठा पर बात खड़ी हुई, दूसरी बात कि इस कानून से वास्तव में किसका फायदा होने वाला और यदि किसी का अहित होने वाला है तो वो कौन सा वर्ग होगा, ये सवाल अभी भी बाकी है। क्योंकि जहां एक तरफ गृह मंत्रालय ने इस कानून को लेकर नियम स्पष्ट किए हैं कि क्या क्या नियम है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कौन कौन सी चीजें लग सकती, कैसे नागरिकता मिल सकती है, नियमावली स्पष्ट की। दूसरी तरफ अभी ये बात स्पष्ट नहीं कि यदि कोई व्यक्ति आता है और पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता तो उसका क्या होगा, क्या उसे नागरिकता मिलेगी और नहीं मिलेगी तो उसके बाद उसका क्या होगा, ये सवाल अभी बरकरार है। बहुत जल्द उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। चूंकि समय की सीमा है, चर्चा को विराम देंगे। दिनेश निगम जी, श्री कृष्ण धोसले जी, अनिल जी, आर के शुक्ला जी, यश भारती जी, अनवर खान जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत सरकार को मैं इससे अपील करना चाहता हूँ, ये जो छुपे हुए मुद्दे हैं जी, उनका स्पष्ट बहुत जल्दी करें। वो बिल्कुल, ये जो जी मोदी जी जैसे, अमित शाह जी जैसे, योगी जैसे 1,00,000 आदमी पैदा हो जाए, लेकिन फायदा इनसे हिंदुस्तान को नहीं पहुंचेगा। ये कड़वा सच है, नुकसान ही पहुंचेगा। आप भ्रम पैदा करते रहिए, ये देश आगे बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा और जगत गुरु बन के रहेगा। चलिए, विश्व गुरु बनने की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब नेपाल में जाएंगे लोग। चलिए ठीक है, ये तमाम विषय हैं जिन पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। वर्तमान में चर्चा को विराम देते हैं। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।